आज अगर आप जिस चीज में आप इंटर करोगे, आज जो चॉइस आप चूज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा जीवन डिजाइन हो जाएगा। वो वास्तविकता भी है। सभी फ्रेंड्स जो मेरे को देख रहे हैं अभी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता हूँ इंदौर से, और जैसे सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। होम्योपैथी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मी एंड माय वाइफ डॉक्टर भारती गुप्ता, सिंस लास्ट 14 ईयर्स। और इनिशियली जब शुरुआत हुई थी तो एक क्लिनिक था, और आज हम लोग हमारे 2-3 क्लिनिक्स ऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ में हम लोग वी आर ऑनलाइन टू पैन इंडिया। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देना शुरू कर चुके हैं पिछले 3 इयर्स से। मैं थैंक्स तो नहीं बोलूंगा, बट अपॉर्चुनिटी हमेशा एडवर्सिटी में मिलती है, इस पे हम लोग शुरू से बिलीव करते आ रहे हैं। तो जैसे कि सारे फ्रेंड्स ने देखा भी होगा, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आए और डिजिटलाइजेशन टॉप लेवल पे पहुंच गया। अभी वापस से फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों शुरू हो गए, मीन्स हम लोग उसको फिजिकल बोलते हैं, है ना। बट टेक्निकली ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो बूम आया था, वो उसी दौरान हम लोग ने भी इस चीज को कैच किया था। तो वो एक छोटी सी चीज है सर। मैं अपनी अगर आपको बताऊं तो नो डाउट मेरी शुरुआत जो हुई थी, सभी लोग, सारे बच्चे, जैसे लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि क्यों आप इस फील्ड में आए। अगर मैं ऐसा छोटा सा आपको बताऊं तो मेरा इंस्पिरेशन मेरे पापा ही थे। मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए देखता था, उनकी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी थी, तो मेरी भी अच्छी नहीं थी बचपन में हैंडराइटिंग। तो मुझे भी यही बोलते थे लोग कि भाई तू तो डॉक्टर ही बनने वाला है और कुछ ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तो टेक्निकली, और मैं खुद भी चाहता था नो डाउट, क्योंकि कैसा होता है, घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। पिताजी हमारे रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है गवर्नमेंट से, मदर जो है वो AA है, और बड़े भाई साहब, बड़े भैया जो हैं, भाभी, दोनों वकील हैं, कॉर्पोरेट एडवोकेट्स हैं, और मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर्स हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी फैमिली का। और ये वो जो बचपन का एटमॉस्फेयर था, है ना, एजुकेशन वाला भरा हुआ, और सारे लोग क्वालिफाइड, बड़े भाई साहब भी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा होता है कि ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन मिल जाता है बच्चे को। तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि हाँ, आपको कुछ लाइफ में करना है। तो मैं भी चाहता था डॉक्टर बनूं, और इसी फील्ड में क्यों आया, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इनिशियली एकदम मेरे को यही लगता था कि नहीं, मैं तो भैया इसी स्पेशलाइजेशन में जाऊंगा। क्योंकि टेक्निकली जब स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, तो वो 2 चीज के कारण से आते हैं। पहला तो उनको मैथ से डर लगता है, तो वो बायो ले लेते हैं, क्योंकि उनको साइंस में ही जाना रहता है ना। और दूसरा, उनको इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मेरे को तो बायो ही लेना है। तो मेरे साथ पहले वाला था, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, तो उस कारण से मैं इस फील्ड में घुस गया कि भैया चलो बायो लेंगे। और नो डाउट डॉक्टर बनना था तो कंपलसरीली बायोलॉजी तो लेना ही था। तो ऐसे शुरुआत हुई सर, छोटी सी। उसके बाद में धीरे धीरे मैं कंपटीशन एग्जाम्स और ये सारी चीजें देता रहा, और अल्टीमेटली मेरे पास जो फील्ड दिख रही थी 3-4 अलग अलग फील्ड में से, मेडिकल इंडस्ट्री में से, तो आई वॉज इन टू दिस होम्योपैथी। शुरुआत में समझ में नहीं आई, क्योंकि आज से लगभग 7-8 साल पहले बहुत वाइड स्कोप बोलूंगा इंडिया के अंदर होम्योपैथी का, कुछ स्टेट्स में था नो डाउट। तो इनिशियल स्ट्रगल्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थैंक्स टू गॉड, मी एंड माय वाइफ वी आर इनटू होम्योपैथी। और उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि राइट नाउ कोविड के टाइम पे इस चीज को पूरे वर्ल्ड ने महसूस किया है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑटो इम्यून डिसीज एंड इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, है ना। तो उनका ट्रीटमेंट कन्वेंशनल थेरेपी से पॉसिबल नहीं हो पाता है मैक्सिमम टाइम। आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म से ग्लोबली भी और इंडिया में भी जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों को एक चीज अंदर तक समझ में आ जाए कि जैसे हर चीज का एक, बोलते हैं ना सर, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज, क्या बोलना चाहिए ना, कांस्टेंट, होता ही रहता है। तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन आवर अप्रोच। ऐसा मुझे शुरू से लगता था, आज भी लगता है। इसीलिए हम अपनी खुद की प्रैक्टिस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इसी कारण से आई वाज इनटू क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च। एक और हमारा वेंचर है जिसमें हम लोग नई ड्रग्स के ऊपर हॉस्पिटल्स के साथ में मिलके ड्रग्स के ऊपर क्या बोलना चाहिए ना, ट्रायल करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। वो एक दूसरी फील्ड है, बट वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट था।
और वही चीज़ प्रैक्टिस के अंदर भी है। तो मैं छोटी सी चीज़ जो देख पाया अभी फिलहाल की सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक कोविड, वो यही थी कि आज के अभी का जो समय चल रहा है उसमें द ओनली थिंग इज टू रेज योर इम्यूनिटी। हमको अपने आप को ऐसी चीजों की तलाश में रखना चाहिए हमेशा जिससे हम लोग अपने इम्यून सिस्टम पे काम कर सकें, है ना? क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम केसेस में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो चीजें डायग्नोज नहीं हो पाती उनके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80-90% टाइम्स निकल के आती कुछ डायनेमिक रीजंस, है ना? जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक इश्यूज, उन सब के पीछे यही सारी चीजें हैं। तो ऑडियंस को आप ये बताना चाहेंगे कि शुरू में कैसे क्या चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, बिकॉज डॉक्टर बनना शायद जितना डिफिकल्ट है उतना ही अपनी प्रैक्टिस को अंजाम लाना है। आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। तो कैसे आपने उसको किया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि टेक्निकली कैसा होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कॉलेजेस में तो उस टाइम पे सिचुएशन बहुत अलग होती है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों के साथ में एक हेल्पिंग हैंड होता है, या बोलना चाहिए कि जो हमारे बोलना चाहिए ना कि जो एरर्स को करेक्ट करने वाला हैंड होता है स्पेशलाइज्ड, वो हमेशा हमारे साथ में होता है। तो स्टूडेंट्स को या मुझे, मैं अपनी बात करूं या मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो उस टाइम के यंगस्टर्स एट द टाइम ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार हम लोग इंडिपेंडेंटली कैसे कर पाएंगे। एक डर रहता है, नो डाउट। जैसे जब मैं अपनी बात करूं इनिशियल स्ट्रगल की, तो मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे, जब हम फर्स्ट ईयर में थे और उसमें डेड बॉडी डिसेक्शन होता है ना, वी हैव टू कट द डेड बॉडी, और उसमें हमको ऑर्गन्स को स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी कहाँ से निकल के कहाँ गई है, कौन सी बोन दिखाई कैसे देती है। तो उसके पहले मैंने कभी किसी डेड बॉडी को डिसेक्ट नहीं करा था, तो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोग फेंट हो जाते हैं वहां पे, बट थैंक गॉड उस टाइम हम लोग खड़े रह गए फर्स्ट टाइम में। तो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस। तो इनिशियल स्ट्रगल जो रहते हैं सर एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो सबसे पहला स्ट्रगल वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप 12th क्लियर करके जाते हो और स्टार्ट करते हो जर्नी, मेडिकल जर्नी टाइप की एक बड़ी यूनिक सी फील्ड, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे आके खड़ी हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। आज मैं उस दिन मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि सर मैं ये दोनों चीजें मिक्स करके अगर यूज कर सकता हूँ क्या, इफ वी कैन टॉक इन हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको इंग्लिश पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर कोई हिंदी मीडियम से पास आउट होकर बाहर आया है और वो मेडिकल इंडस्ट्री में आया, मेडिकल फील्ड में आया है, मेडिको बन गया है, तो वहाँ पे सारी बुक्स इंग्लिश में होती है, तो फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है सर। तो पहला चैलेंज स्टूडेंट लाइफ में आ जाता है कि बड़ी समस्या है ना। उसके बाद में जब हम लोग फाइनली क्रॉस करते हैं, जब ये हमारी जर्नी क्रॉस होती है मेडिकल लाइफ की, तो जैसी फर्स्ट ईयर ये इंटर्नशिप होती है सर क्लियर, उसके बाद में एक छोटी सी चीज ये समझ में आ जाती है कि आज तक जितना भी पढ़ा था उसमें और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर है ना। क्योंकि लेकिन उसके ऊपर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि थ्योरी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो पढ़ाई आती ही है, उसमें टॉप लेवल पे हमेशा होना ही चाहिए। अगर मेरे को स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको सजेस्ट करूंगा स्टडी में जरूर फोकस करना मस्ट है। बिल्कुल इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टडी हम लोग प्रॉपर वे में करते हैं तभी हम लोग डायग्नोज कर पाएंगे चीजों को। तो इनिशियल लेवल पे जब हम लोग पास आउट होके आगे बढ़े सर, हमारे सामने 2 से 3 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स खड़े थे, है ना। वहां से वास्तविक लाइफ की शुरुआत होती है, जब हम लोग एकदम फ्रेश डॉक्टर्स होते हैं, नया क्लिनिक सेट करते हैं। उस टाइम पे ऑप्शंस भी बहुत होते हैं, है ना। मेरे सामने भी ऑप्शंस थे, या तो मैं इंडिपेंडेंट क्लिनिक ओपन कर लूँ, गवर्नमेंट फील्ड में चले जाऊँ, है ना, या फिर स्टक हो जाऊँ, या फिर मैं R&D में चले जाऊँ, या फिर मैं किसी हॉस्पिटल में चले जाऊँ। बहुत सारी चीजें। बट वहां पे क्या होता है सर, इनिशियल जो एक क्या बोलना चाहिए ना, 4-5 अलग अलग चॉइस, जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आज अगर आप जिस चीज में आप इंटर करोगे, आज जो चॉइस आप चूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा जीवन डिजाइन हो जाएगा। वो वास्तविकता भी है। बट एट दैट टाइम हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, उस टाइम पे उस नॉलेज और उस एक्सपीरियंस के साथ में वो डिसीजन उस टाइम पे सही होता है। अब वो बाद में कैसा बैठेगा वो तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को एक चीज ये समझ में आई उसी टाइम पे, वो समझ में आ जाती है कि जो भी डिसीजंस लिए थे
वो सही थे या गलत, बट उस टाइम पे वो सही थे, है ना। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि डिसीजंस के ऊपर पहली बात तो कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, है ना। वॉट एवर यू टुक इन योर लाइफ, डिसीजन जो भी लिए उस टाइम पे सही थे। आज कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोग आज कहाँ पहुंचे, एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी यंग फ्रेशर या वो डॉक्टर है या फिर चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, इनिशियल लेवल पे अगर शुरुआत करता है तो सभी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सामने 3 कॉम्पिटिटर्स थे। एक तो मेरे खुद के कॉलीग्स, है ना, जो अभी तक फ्रेंड्स थे, बट अब जाके वो, तूने यहाँ क्लिनिक डाला है, मैं वहां डालूंगा, तू कहाँ डाल रहा है है ना। दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो एग्जिस्टिंग, जो अभी मेरे से जस्ट सीनियर थे, 2-3 साल आगे जो सेट हो गए। और उसके बाद में मेरे ही टीचर्स, है ना, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनसे मैं सीखा हूँ, वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। तो अगर मैं सेम मार्केट में बैठ रहा हूँ तो मेरे सामने ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपटीशन है, जिसको लेके नया जो बंदा होता है, कोई भी, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, यंग डॉक्टर, या फिर कोई नया एंटरप्रेन्योर, सपोज किसी ने अगर अपना नया कोई कंसेप्ट लेके शुरू करा है, किसी यंग फ्रेश एंटरप्रेन्योर ने, तो उसके सामने भी सेम कंसेप्ट है। या तो फर्स्ट मूवर है, या वो उसी इंडस्ट्री के अंदर एक फास्ट मूवर बन सकता है आगे चल के। बट शुरुआत में तो सेम स्ट्रगल होते हैं, सेम फ्रस्ट्रेशन होता है, सेम इरिटेशन होता है, सबको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, हमको भी करना पड़े। और किसी भी इंडस्ट्री में सेट होने में, स्पेशली मेरी इंडस्ट्री में, कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है ना। तो वो रहा सर। और नो डाउट इनिशियल फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारी चीजें थी। जैसे मैं छोटा सा, आपको, मेरे को आज भी याद है, मैं सबको सुनाता भी हूँ, आपको भी सुना होगा, बड़ी फनी स्टोरी है। जब मैंने मेरा पहला क्लिनिक शुरू करा था, और उस टाइम मैं खुद ही डस्टिंग कर रहा था, पहला ही दिन था, बाहर झाड़ू लगाई, अंदर आया, और मेरा फर्स्ट पेशेंट एक 70 साल के अंकल जी आए थे। और अंदर आके उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, डॉक्टर सौरभ आए हैं क्या? मैंने कहा बस आप 2 मिनट बैठिए अंकल उनको बाहर बैठाया, अंदर थोड़ा सा सेट होके आया, और बाहर आके बोला मैं ही डॉक्टर सौरभ, है ना। तो वो 1 सेकंड के लिए देखा उन्होंने, फिर मुझे बोले कि बस एक 5 मिनट में आया सर, मैं सब्जी लेके। वो आज तक वापस नहीं आए तो ऐसा होता है। तो ये तो हुआ सर, जो आप चैलेंज फेस किया, जो सब्जी लेने गए और कभी वापस आए ही नहीं, राइट जी। और कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो पॉजिटिव रहा और आप आज भी उसको रिमेम्बर करके चेरिश करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मैं आपको अभी बता रहा था आपसे बात करते करते कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक पेशेंट थे, और उस टाइम पे मैंने सर्जरी के अंदर एक छोटी सी चीज पड़ी थी, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और उसके साइन एंड सिम्टम्स पड़े थे। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट जो साइन एंड सिम्टम्स थे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के, जब वो जो मेरे पेशेंट थे, वो उनके बेटे को लेके आए थे। 18-19 साल का लड़का था, बड़ा तेज पेट में दर्द हो रहा था, और 2-3 डॉक्टर्स के पास से वो सुबह से भटक रहे थे, कोई सही डायग्नोज नहीं कर पाया था। तुरंत मेरे पास आए, मैंने उसको एग्जामिन किया, और मेरे को मेरी थ्योरी याद आ गई, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी थी वो। तो मैंने उनको तुरंत बोल दिया, अभी इसको इमरजेंसी सिचुएशन है, हॉस्पिटलाइज करो, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आज भी वो केस इसलिए याद है सर मेरे को, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अ राइट डिसीजन और एक राइट सजेशन, उस बंदे को एडमिट करवाया, और वो दूसरे दिन उनका फोन आया मेरे पास कि सर सही समय पे आपने हमको सजेस्ट कर दिया, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने बोला अगर 2 घंटे भी लेट होते तो ये बस्ट हो जाती इंटेस्टाइन्स की, और फिर तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। तो आज भी वो थैंक्स बोलते हैं जब भी मिलते हैं। तो सर यही चीज है सबसे बड़ी, कि पॉजिटिव चीजें तो बहुत होती हैं सर। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे केसेस ठीक होते हैं जो बड़े होपलेस केसेस होते हैं, है ना। जैसे अभी रिसेंट केस है प्राडर-विली सिंड्रोम करके, एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है छोटे बच्चों की लाइफ में कि दे गॉट मेंटली रिटार्डेड, बट मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता कि उसको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हेल्प कर पाए। बड़ा माइल्ड होता है, बट उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है, सिम्प्टोमेटिक। तो एक बच्चा वो ट्रीट हुआ, और उसके पेरेंट्स बड़े हैप्पी हुए। 6-8 महीने के भीतर वो उस लेवल पे पहुंच गया जिस लेवल पे उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए। ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं सर, इनिशियल लेवल पे भी हुए हैं। मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो हर बार फेल ही हो जाए। ये जो मैं बता रहा हूँ वो बड़ी फनी सी चीजें थी, ऐसा सबके साथ होता है और होता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है।
बट पॉजिटिविटी क्या है उसमें सबसे बड़ी ना, फ्रेशर जो होते हैं सर, यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके पास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं और हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, क्योंकि होपलेस केसेस हमेशा नए डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है वहाँ पे कि आपने कोई किसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट वाले को नया ट्रीटमेंट देना है और उसको निकाल के बाहर लाना है। जी सर। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है सर, मैं समझ सकता हूँ कि भी एक उस उम्र में आप ये पढ़ाई करते हैं जब जिम्मेदारियाँ इतनी जोर से आने वाली हैं कि भी बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट करनी है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत सर। उलझे हुए तरीके से आपने चीज़ों को बताया। आई एम श्योर द जी सर। ऑडियंस विल बेनिफिट। एक आखिरी क्वेश्चन, जो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जी बिजनेस में कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा बताना चाहेंगे जो डॉक्टर या नो डॉक्टर, मतलब एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में हर जगह फिट बैठता हो? सर, एंटरप्रेन्योर्स, मैं अपना खुद का बताऊं, मेरे खुद के एक वेंचर और है। वी आर इनटू फार्मा बिजनेस, और जैसे सबकी स्टोरी रहती है उसमें तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो लोग जो कि अभी फिलहाल की सिचुएशन से गुजर के बाहर आए हैं, है ना, मैं बड़ी सिंपल चीज को शुरू से फॉलो करता आया हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई भी है, कि हमेशा एंटरप्रेन्योर की एक बड़ी सिंपल सी चीज होना चाहिए कि उसको हर चीज में अपॉर्चुनिटी की तलाश करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अभी देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन्होंने ये कोविड के टाइम पे बिजनेस से स्विच किए, तुरंत स्विच किए थे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कर कुछ और रहे थे, बट दे गॉट इनटू सम काइंड ऑफ सैनिटाइजेशन बिजनेस। सैनिटाइजर की आपने आपने अगर देखा हो कि सड़क पे दुकानें लग गई थी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने उस दौर में 1-1.5 साल के भीतर उस लेवल तक की इनकम जनरेट करी, जो कि वो उनके कन्वेंशनल बिजनेस से नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा होप में रहना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें एक अपॉर्चुनिटी हमेशा ही छुपी रहती है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं है, हमने देखा है, हम करते आ रहे हैं, और ये बुक्स में मिलेगी ये चीज, बट इसी चीज को हमने अप्लाई किया, और दिस इज द ओनली थिंग सर। मेरे को लगता है कि अगर हर व्यक्ति इसको फॉलो कर लेना, तो वो रुकेगा नहीं कहीं पे भी। नहीं, बहुत ही उम्दा। एंड आई एम श्योर दिस मैसेज कैन रियली टच अपॉन अ फ्यू लाइव्स, किसी न किसी को तो ये पॉजिटिव करेगा। So thank you so much for joining in, Dr. Saurabh, and थैंक यू you सर। बाय। गुड नाइट।